सिंह ने कहा कि इस साल किर्गिस्तान की स्वतंत्रता की 35वीं वर्षगांठ है। चीन और किर्गिस्तान घनिष्ठ पड़ोसी, साझा भागीदार, साझेदार और आपसी लाभ वाले मित्र हैं। राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों ने हमेशा पारस्परिक सम्मान, अच्छे पड़ोसी संबंध, आपसी सीख, पारस्परिक लाभ वाले सहयोग और हुए जीत के सिद्धांतों का पालन करते हुए आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत किया है। द्विपक्षीय संबंध बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आपसी पड़ोसी संबंधों से रणनीतिक साझेदारी और फिर नए युग में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए लगातार नई ऊर्जा हासिल कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को नेपाल में हाल ही में हुई भूस्खलन की आपदा पर नेपाली राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को शोक संदेश भेजा। चीन ने कहा कि हाल ही में चीन नेपाल सीमा पर चिलोन रासोवा सीमा चौकी के पास भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ है। कई लोग लापता हैं, जबकि कई लोगों की जान चली गई है। चीनी सरकार और जनता की ओर से उन्होंने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और मरने वालों के परिवारों, घायलों तथा आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों के प्रति हार्दिक सहानुभूति जताई। चीन ने जोर देकर कहा कि चीन लापता लोगों की तलाश, प्रभावित लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके पुनर्वास के साथ साथ घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा उपचार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसका मकसद हताहतों की संख्या को कम करना और संभावित द्वितीयक आपदाओं को रोकना है। इसी दिन चीनी प्रधानमंत्री ली चांग ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र शाह को शोक संदेश भेजा। 27 और 28 अगस्त को 2026 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक की तीसरी वरिष्ठ अधिकारी बैठक चीन के लियाओनिंग प्रांत के तालियान शहर में आयोजित की गई। बैठक में चीनी विदेश मंत्रालय के उप मंत्री मा झाओशू ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में मा झाओशू ने कहा कि एपेक चीन वर्ष की शुरुआत के बाद से सभी पक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की है। इससे एशिया प्रशांत समुदाय के निर्माण को लेकर आम सहमति और मजबूत हुई है और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन एक अच्छा मेजबान बनेगा और एपेक के सभी पक्षों के साथ मिलकर व्यावहारिक सहयोग और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही चीन नेताओं की अनौपचारिक बैठक के परिणामों के लिए अच्छी तैयारी करेगा और एशिया प्रशांत समुदाय के निर्माण को और गहराई तथा मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा। चीनी राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय ने 28 अगस्त को न्यूज ब्रीफिंग का आयोजन किया। इसमें चीन में सेवा व्यापार के विकास का परिचय दिया गया और साल 2026 50 की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई। न्यूज ब्रीफिंग में कहा गया कि साल 2026 चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेला 9 से 13 सितंबर तक पेचिंग में आयोजित होगा। करीब 90 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें मंडप स्थापित करेंगे और 1800 से ज्यादा उद्यम भाग लेंगे। नॉर्वे मुख्य अतिथि देश के रूप में राष्ट्रीय मंडप स्थापित करेगा और अपने विशेष व्यवसाय और नवीन उपलब्धियां दिखाएगा। वहीं चीन का क्वांगशी चुआंग स्वायत्त प्रदेश मुख्य अतिथि प्रांत के रूप में विशेष प्रदर्शन और थीम वाले कार्यक्रम आयोजित करेगा। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में कार्यरत संचार 23 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने शुक्रवार को सफलतापूर्वक स्पेस वॉक पूरी की। अंतरिक्ष यात्री चो यांगचू ने 3 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में कदम रखा, जबकि चांग ची युआन ने अपना पहला स्पेस वॉक मिशन पूरा किया। पेचिंग समय के अनुसार शुक्रवार दोपहर 1:59 पर करीब 5.5 घंटे की स्पेस वॉक के बाद संचार 23 दल के अंतरिक्ष यात्रियों चो यांगचू, चांग ची युआन और ली चाइंग ने आपसी समन्वय के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के रोबोटिक आर्म और जमीन पर मौजूद वैज्ञानिकों के सहयोग से सौर पैनलों की बाहरी मरम्मत और अंतरिक्ष मलबे से बचाव के उपकरणों की स्थापना का काम पूरा किया। स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्री चू यांगचू और चांग ची युआन
सुरक्षित रूप से थियनहा कोर मॉड्यूल में लौट आए। इसके साथ ही स्पेस वॉक पूरी तरह सफल रही। यह सन 23 दल की पहली स्पेस वॉक थी। साथ ही यह चीनी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा सौर पैनल की दूसरी बाहरी मरम्मत थी। इससे अंतरिक्ष स्टेशन की बिजली आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया गया। 2026 चीन अंतर्राष्ट्रीय बिग डेटा एक्सपो यानी CIBDE का उद्घाटन शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम चीन की क्वेचो प्रांत की राजधानी कोयांग में हुआ। इस साल एक्सपो की थीम है टोकन डेटा तत्वों से मूल्य सृजन का नया मार्ग। एक्सपो के दौरान चीनी राष्ट्रीय डेटा प्रशासन, टोकन, डेटा एलोकेशन, डेटा बुनियादी ढांचे और डिजिटल प्रतिभा विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम जारी करेगा। इस पेशेवर प्रदर्शनी में कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे, डेटा आपूर्ति, मॉडल संचालन, सुरक्षा और बुद्धिमान अनुभव समेत 5 प्रमुख खंडों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उनके व्यवहारिक उपयोग को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मौके पर चीन डेटा उद्योग विकास रिपोर्ट 2026 भी जारी की गई। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में 5G नेटवर्क का विस्तार लगातार जारी है। जुलाई के अंत तक 3 प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर्स और चीन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 1,84,70,00,000 तक पहुंच गई। इनमें 5G मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 1,30,30,00,000 है, जो कुल मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं का 70% है। चीनी जन बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार सीमा पार अंतर बैंक प्रणाली यानी CIPS में अब 192 देश और क्षेत्र शामिल हो चुके हैं। भविष्य में चीन तीव्र भुगतान प्रणाली के निर्माण और प्रचार प्रसार में तेजी लाएगा और सीमा पार भुगतान QR कोड के अंतर संयोजन को बढ़ावा देता रहेगा। चीन जन बैंक के उप गवर्नर लू ले ने कहा कि जून 2026 के अंत तक सीमा पार अंतर बैंक भुगतान प्रणाली में कुल 210 प्रत्यक्ष भागीदार और 1,619 अप्रत्यक्ष भागीदार हैं। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बेहद स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को और सुनते हैं एक बार फिर बुद्धिमानी से जुड़ी एक और नई कहानी, जिसका शीर्षक है थिएनची की घुड़दौड़ प्रतियोगिता। इसे चीनी भाषा में थिएनची साइमा कहा जाता है। इसमें थिएनची व्यक्ति का नाम है, जबकि साइ का अर्थ है प्रतियोगिता या मैच और मा का अर्थ है घोड़ा। तो साइमा का अर्थ हुआ घुड़दौड़ प्रतियोगिता। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चीन की भूमि पर कई राज्य अस्तित्व में आए जो आपस में युद्ध करते रहते थे। उस जमाने में वेई राज्य का प्रतिभाशाली अधिकारी सुन पिन अपने समकक्ष पदाधिकारी हांग शुएन की ईर्ष्या और अत्याचार के कारण शी राज्य से आए राजदूत द्वारा बचाया गया और शी राज्य की राजधानी में भाग गया। शी राज्य के राजदूत की सिफारिश पर सुन पिन की मुलाकात शी राज्य के सेनापति थिएनची से हुई। थिएनची ने सुन पिन से युद्ध कला के बारे में पूछा तो सुन पिन ने 3 दिन 3 रात तक युद्ध कला की व्याख्या की, जिसके परिणाम स्वरूप सुन पिन पर सेनापति थिएनची के प्रति अपार आदर और गहरी श्रद्धा हो गई और वह सुन पिन के साथ आदरणीय मेहमान के रूप में व्यवहार करने लगे। थिएनची के प्रति सुन पिन भी बहुत कृतज्ञ था
और वह समय समय पर छिएंची को लाभदायक परामर्श और सुझाव देता था। उस जमाने में घुड़दौड़ प्रतियोगिता शी राज्य के कुलीन वर्ग में अत्यंत लोकप्रिय थी। राजा से लेकर विभिन्न स्तरों के अधिकारी तक अक्सर घुड़दौड़ के आयोजन में हिस्सा लेते थे। मैच पर भारी रकम की बाजी भी लगती थी। सेनापति छिएंची राजा और अन्य दरबारी अधिकारियों के साथ घुड़दौड़ की बाजी में भाग लेता था, लेकिन वह आमतौर पर हार जाता था। एक दिन फिर घुड़दौड़ प्रतियोगिता पर बाजी लगी और छिएंची भी फिर एक बार बाजी में हार गया। घर लौटकर वह बड़ा नाखुश हुआ। यह देखकर सुनपिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आप निश्चित रहें, अगले मैच के समय मुझे भी ले जाएं। संभव है कि मैं आपको थोड़ी मदद दे सकूं। अब अगली घुड़दौड़ का मौका आया तो सुनपिन छिएंची के साथ मैच मैदान चला गया। दरबार के बहुत से अधिकारी और राजधानी के आम लोग भी मैच का तमाशा देखने आए। मैच के आरंभ से पहले सुनपिन ने मैच के नियमों का पता लगाया कि शी राज्य में घुड़दौड़ के लिए घोड़ों का उनकी दौड़ने की गति के अनुसार 3 वर्गों में विभाजन होता है। 3 वर्गों में आए घोड़ों को 3 रंगों के आभूषणों से सजाया जाता है और समान वर्ग के घोड़े एक ही मैच में हिस्सा लेते हैं। 3 मैचों में से 2 मैच जीतने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। सुनपिन द्वारा बारीकी से घोड़ों का जायजा लेने के बाद उसे पता चला कि छिएंची के तीनों वर्गों के घोड़े दूसरों के घोड़े से ज्यादा कमजोर नहीं है। महज मैच की कला न जानने के कारण वह अक्सर हार जाता है। सुनपिन ने छिएंची को आश्वासन दिया, आप निश्चिंत होकर मैच पर बाजी लगाएं, मैं आपको जीत दिलवाऊंगा। छिएंची बेहद खुश हुआ। उसने राजा के साथ 1000 स्वर्ण सिक्कों की बाजी लगाई। राजा के घोड़े पिछले मैचों में कभी भी नहीं हारे थे, इसलिए उसने भी पूरे विश्वास के साथ बाजी मानी। सुनपिन के सुझाव पर छिएंची ने अपने पहले वर्ग के घोड़ों को तीसरे वर्ग के आभूषण से सजाया और दूसरे वर्ग के घोड़े को पहले वर्ग के आभूषण से सजाया और अपने तीसरे वर्ग के कमजोर घोड़े को राजा के पहले वर्ग के शहजोर घोड़े के मुकाबले में डाल दिया। जब घुड़दौड़ का मैच आरंभ हुआ तो राजा का बढ़िया घोड़ा तेज गति के साथ आगे दौड़ा और छिएंची के कमजोर घोड़े को काफी पीछे छोड़ दिया। इस पर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे मैच में छिएंची ने सुनपिन की सलाह पर अपने पहले वर्ग के घोड़े को राजा के दूसरे वर्ग के घोड़े के मुकाबले में लगाया। बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ। छिएंची के घोड़े ने राजा के घोड़े को पीछे छोड़कर दूसरा मैच जीत लिया। फिर अहम तीसरा यानी अंतिम मैच आया। इसमें छिएंची के दूसरे वर्ग के घोड़े और राजा के तीसरे वर्ग के घोड़े के बीच स्पर्धा चली। अंत में छिएंची के घोड़े ने आगे दौड़कर तीसरा मैच भी जीत लिया। इस तरह छिएंची ने 1 हार 2 जीत पर पूरी बाजी जीत ली। मैच के इस अप्रत्याशित नतीजे पर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आ सका कि छिएंची को कहां से इतने ज्यादा श्रेष्ठ घोड़े मिले। तभी छिएंची ने उसे बताया कि उसकी जीत अच्छे घोड़े मिलने के बजाय अच्छी मैच कला के प्रयोग से हुई है। उसने राजा को सुनपिन का बताया उपाय बताया, जिसे सुनकर राजा का दिमाग खुल गया। उसने तुरंत सुनपिन को राजमहल में बुलाकर उसके साथ युद्ध कला पर खुलकर बातचीत की और सुनपिन की योजना तहे दिल से मान ली। शी राज्य ने सुनपिन को अपनी सेना के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया, जिसे राज्य की समूची सेना का संचालन करने का अधिकार प्राप्त था। सुनपिन की मदद से शी राज्य के सेनापति छिएंची ने सेना को कारगर युद्ध कला से प्रशिक्षित किया। वह सेना दूसरे राज्यों की सेनाओं के खिलाफ लड़ाइयों में अजेय रही। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी बुद्धिमानी से जुड़ी एक और कहानी, जिसका शीर्षक था छिएंची की घुड़दौड़ प्रतियोगिता। इसे चीनी भाषा में छिएंची साइमा कहा जाता है। इस कहानी में मुख्य पात्र छिएंची है, लेकिन उसके सलाहकार सुनपिन ने घुड़दौड़ में बुद्धि दिखाई। वास्तव में सुनपिन प्राचीन चीन के युद्धरत काल में सुप्रसिद्ध सैन्य रणनीतिकार था। वह सुनची के युद्ध की कला यानी द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक मशहूर सैन्य रणनीतिकार सुनु की संतान था। लोग सुनु के सम्मान में उन्हें सुनची कहते हैं।
सुनपिन ने सुनपिन की युद्ध कला नाम का लेख भी लिखा था। सुनपिन और फांग चुआन दोनों वे राज्य में एक ही गुरु से सैन्य ज्ञान सीखते थे, लेकिन फांग चुआन अपने से अधिक बुद्धिमान सुनपिन से ईर्ष्या करता था। उसने सुनपिन के घुटने की हड्डी को काट दिया, सुनपिन को विकलांग बना दिया। बाद में सुनपिन को वही राज्य में आए छी राज्य के दूत ने बचाया। फांग चुआन के अत्याचार से बचने के लिए सुनपिन छी राज्य की राजधानी में भाग गया। उसका मिलन छी राज्य के सेनापति छिएनची से हुई, जो छिएनची के सलाहकार के रूप में सहायता देता था। इस कहानी में घुड़दौड़ के बाद सुनपिन को छी राज्य के राजा वेई वांग ने राज्य का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया। सुनपिन की सहायता से सेनापति छिएनची ने 2 बार वेई राज्य के सेनापति फांग चुआन को हराया। इन 2 विजयों के आधार पर छी राज्य बाद में शक्तिशाली राज्य बना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और कहानी जो बुद्धिमानी से जुड़ी है और जिसका शीर्षक है छूलोंग और रानी माँ। इसे चीनी भाषा में छूलोंग शुए साओ थाई खो कहा जाता है। इसमें छूलोंग व्यक्ति का नाम है, जबकि चाओ थाई खो का अर्थ है चाओ राज्य की रानी माँ। प्राचीन काल में किसी राजा की माँ को थाई खो यानी राजमाता या रानी माँ कहा जाता था। इस वाक्य में तीसरे शब्द शुए का अर्थ है समझाना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में चीन के इतिहास में युद्धरत राज्यकाल था। इस दौरान चीन शी, शू, हान, वेई, चाओ और यान 7 राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। उस समय चाओ राज्य पर रानी माँ का शासन चल रहा था। चाओ राज्य का पड़ोसी शक्तिशाली छिन राज्य था, जो चाओ राज्य पर हमला करने की ताक में था। अपनी सुरक्षा के लिए चाओ राज्य ने छी राज्य से सहायता मांगी। छी राज्य ने अपने हित के ख्याल से चाओ राज्य की रानी माँ से उसके अपने दुलारे छोटे पुत्र को छी राज्य में गठबंधन में ईमानदारी के साक्षी के रूप में भेजने की मांग की। उसने कहा इसके बाद ही वह चाओ राज्य को सहायता देने के लिए सेना भेजेगा। चाओ रानी माँ को अपने छोटे पुत्र राजकुमार छांगांग से बेहद प्यार था। उसे डर था कि कहीं छी राज्य में उसके छोटे पुत्र को कोई खतरा ना हो, इसलिए उसने इस मसले पर फैसला करने में बहुत समय लगाया। राज्य की सुरक्षा के ख्याल से चाओ राज्य के सभी मंत्रियों ने रानी माँ को उसके छोटे पुत्र राजकुमार छांगांग को छी राज्य में ईमानदारी से साक्षी के रूप में भेजने के लिए समझाया बुझाया, लेकिन रानी माँ को बेहद गुस्सा आया और कहा, आगे यदि किसी ने पुनः राजकुमार छांगांग को भेजने का सवाल उठाया तो मैं उसके मुंह पर थूक दूंगी। एक दिन चाओ राज्य का वरिष्ठ मंत्री छूलोंग रानी माँ से मिलने आया। रानी माँ समझती थी कि वह भी राजकुमार छांगांग के मामले पर आया है, तो उसे बेहद क्रोध आया। किंतु जब छूलोंग आया तो उसने रानी माँ से केवल यह कहा, रानी माँ, मैं लंबे समय से आपसे मिलने नहीं आया हूँ। पता नहीं कि आपका हालचाल कैसा है, इसलिए आज विशेष तौर पर आपसे मुलाकात करने आया हूँ। इसे सुनकर चाओ राज्य की रानी माँ बोली, इन दिनों में ज्यादा कार्य नहीं करना चाहती हूँ और खाना भी कम हो गया है। तो छूलोंग ने कहा, मेरा खाना भी ठीक नहीं है, पर मैं घूमना फिरना नहीं छोड़ता हूँ। रोज 2-3 मील का रास्ता चलता हूँ, खाना भी थोड़ा ज्यादा करता हूँ, इससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। रानी माँ बोली, खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इस तरह की दिनचर्या पर बातचीत से रानी माँ का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। आगे छूलोंग ने कहा, मेरा एक लड़का शू छी है। मेरे पुत्रों में वह सबसे छोटा है, लेकिन वह योग्य व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हुआ। मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आपसे चाहता हूँ कि उसे राजमहल में सेवक का काम दे। रानी माँ ने मंजूरी देते हुए कहा, उसकी क्या उम्र है? छूलोंग ने जवाब देते हुए कहा, 15 साल का है। उम्र में छोटा तो अवश्य है, पर मैं अपने इस दुनिया से चल बसने से पहले उसका देखभाल आपके हवाले करना चाहता हूँ। रानी माँ ने कहा,
क्या एक पुरुष भी अपने छोटे पुत्र से इतना प्यार करता है? छूलोंग ने कहा, पुरुष कभी-कभी स्त्री से ज्यादा अपने छोटे पुत्र से प्यार करता है। तो रानी माँ ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, स्त्री अपने छोटे पुत्र से ज्यादा प्यार करती है। रानी माँ का उत्साह बढ़ने पर छूलोंग ने कहा, माँ बाप अपनी संतान से प्यार करते हैं तो उन्हें उनके भविष्य के बारे में ज्यादा सोच विचार करना चाहिए। रानी माँ ने हाँ में सिर हिलाया। तब जाकर छूलोंग ने बातचीत का मतलब बदलकर रानी माँ से कहा, मैं समझता हूँ कि आप अपने पुत्र के भविष्य पर ज्यादा नहीं सोचती। छूलोंग की बात को न समझने का नाटक कर रानी माँ ने छूलोंग से कारण पूछा तो छूलोंग ने कहा, प्राचीन काल से लेकर अब तक बहुत कम राजा की संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी राजा की गद्दी पर बैठ सकी हैं। क्या उनकी योग्यता और कार्यक्षमता नहीं थी? ऐसा नहीं। दरअसल राज्य में अपना स्थान बहुत ऊंचा होने पर भी उन्होंने राज्य के लिए कोई भी योगदान नहीं किया था। जब वे सत्ता पर आए तो वे अपनी सत्ता बनाए रखने में असमर्थ साबित हुए। अब रानी माँ, आपने राजकुमार छांगान का स्थान तो बेहद ऊंचा किया है और उसे बड़ी जागीर और धन दौलत भी दी है, लेकिन उसे राज्य के लिए योगदान नहीं करने दिया। जब एक बार रानी माँ आप चल बसी तो वह चाव राज्य में किस तरह हमेशा टिका रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप राजकुमार छांगान के भविष्य पर ज्यादा नहीं सोचती। छूलोंग की बातों का मकसद रानी माँ को समझ में आया कि वह भी उसे छांगान को ही छी राज्य में गठबंधन की ईमानदारी के साक्षी के रूप में भेजने हेतु समझाने आया है। लेकिन बातचीत के दौरान अनजाने में उसने छूलोंग का तर्क स्वीकार कर लिया था। सो उसने अपने छोटे पुत्र छांगान के लिए काफिला और सहकारी दल तैयार किए और उसे ईमानदारी के साक्षी के रूप में छी राज्य में भेजा। इसके बाद छी राज्य ने चाव राज्य को आक्रमण के समय सहायता देने का वचन दिया। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी बुद्धि से जुड़ी एक कहानी जिसका शीर्षक है छूलोंग और चाव रानी माँ। इसे चीनी भाषा में छूलोंग श्वे चौथा हो कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और कहानी, कहावतों से जुड़ी एक और कथा, सेनापति हानशिन के अपमान की कहानी, जिसका शीर्षक है जांघों के बीच का अपमान। इसे चीनी भाषा में ख्वाशिया रू कहा जाता है। इसमें ख्वाशिया का अर्थ है जांघों के बीच, जबकि का मतलब है काम और रू का अर्थ है अपमान। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं यह कहानी। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में स्थापित चीन राजवंश चीन का प्रथम एकीकृत सामंती राजवंश था। चीन की विश्वविख्यात लंबी दीवार चीन के काल में निर्मित हुई थी, लेकिन चीन राजवंश के पिता पुत्र दो पीढ़ी के तानाशाही सम्राट क्रूर, निष्ठुर और कठोर थे। अंततः उनका शासन मात्र 15 साल तक चला। चीन राजवंश के अंतिम दौर में देश भर में किसानों का विद्रोह भड़क उठा, जिसमें से बड़ी संख्या में बहादुर व्यक्ति उभरे। सेनापति हानशिन उस जमाने का एक प्रसिद्ध सेनानायक था। हानशिन प्राचीन चीन का एक अत्यंत मशहूर सेनापति था। वह एक गरीब परिवार में जन्मा था और बचपन में ही अनाथ हो गया था। सेना में भर्ती होने से पहले वह बेहद असहाय जीवन बिताता था। न वह व्यापार जानता था, न खेती बाड़ी करना चाहता था और न ही उसके घर में कोई जायदाद थी। समाज में वह बेहद उपेक्षित रहा। पेट भरने के लिए उसे कभी खाना मिलता तो कभी एक दाना भी नसीब नहीं होता। उसके और एक छोटे स्थानीय अधिकारी के बीच दोस्ती थी। वह कभी कभार उसके घर खाने जाता था, लेकिन उस अधिकारी की पत्नी को उससे नफरत थी और वह हानशिन को खाना नहीं खिलाती थी। इस तरह हानशिन और इस परिवार की दोस्ती भी टूट गई। पेट भरने के लिए हानशिन नगर के पास गुजरने वाली ख्वाइशुए नदी में मछली पकड़ने जाया करता था। नदी के घाट पर कपड़ा धोने वाली एक बूढ़ी औरत को उस पर दया आई और उसने हानशिन के साथ अपने भोजन का एक हिस्सा बांटा। बूढ़ी औरत के एहसान पर हानशिन बहुत कृतज्ञ हुआ
उसने बूढ़ी महिला से कहा, दादी जी, अगर मैं जीवन में कामयाब हुआ तो मैं अवश्य आपको प्रतिकार दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम एक मर्द हो पर अपने को पालने में भी असमर्थ हो। मुझे तुम पर दया आई इसलिए खिलाती हूँ। मैं तुम्हारा प्रतिकार नहीं चाहती हूँ। बुजुर्ग औरत की बातों पर हान शिन को बड़ी लज्जा आई। उसने आगे बड़ा बड़ा कार्य करने की ठान ली। हान शिन मध्य चीन के ह्वायिन शहर का रहने वाला था। वहाँ कुछ नौजवान हान शिन का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन एक नौजवान ने हान शिन को कद में लंबा होते हुए भी कमर में कृपाण लटकाए देखकर समझा कि वह कायर है। उसने सरेआम सड़क पर हान शिन को बीच में रोका और ललकारा, तुम अगर मर्द हो तो अपने कृपाण से मुझे मार डालो, अगर डरपोक हो तो मेरी दोनों जांघों के बीच से निकलो। उस समय आसपास बहुत से लोग थे। सभी को पता था कि यह नौजवान हान शिन का अपमान करना चाहता है, पर उन्हें हान शिन की प्रतिक्रिया देखने का बड़ा कौतूहल था। हान शिन ने थोड़ी देर सोच विचार किया, फिर बिना कोई शब्द कहे उस नौजवान की दोनों जांघों के बीच से निकल गया। यह देखकर भीड़ हंसी के ठहाके लगाने लगी। सभी लोग हान शिन को डरपोक और कायर समझते थे। हान शिन की यह कहानी चीन के इतिहास में जांघों के बीच का अपमान के नाम से प्रसिद्ध है। असल में हान शिन एक विवेकशील और दूरदर्शी व्यक्ति था। वह जानता था कि तत्कालीन चीन प्राचीन राजवंश का पतन और नए राजवंश का उत्थान होने के काल से गुजर रहा था। इस विशेष काल में असाधारण योगदान करने के लिए उसने लगन से युद्ध कला का अध्ययन किया और बहुत सफलता भी पाई। 209 ईस्वी पूर्व में देश भर में चीन राजवंश के विरुद्ध किसानों का विद्रोह भड़क उठा। हान शिन एक शक्तिशाली विद्रोही सेना में भर्ती हुआ। इस विद्रोही सेना के नेता बाद में चीन के हान राजवंश का संस्थापक और सम्राट बना। नाम था ल्यूपांग। शुरू में हान शिन ल्यूपांग की सेना में रसद देखरेख का काम देखने वाला छोटे स्तर का अफसर था और उसे अपनी योग्यता दिखाने का कोई मौका नहीं मिला। सेना में हान शिन की मुलाकात ल्यूपांग के प्रमुख मंत्री श्याओ हे से हुई। दोनों में अक्सर उस समय की राजनीति और सैन्य स्थिति पर चर्चा होती थी, जिससे श्याओ हे को पता चला कि हान शिन एक असाधारण प्रतिभाशाली सैन्य विद्य था और उसने ल्यूपांग से हान शिन की सिफारिश करने की बड़ी कोशिश की, किंतु ल्यूपांग नहीं माना और हान शिन को अहम पद देने से इनकार कर दिया। निराश होकर हान शिन ल्यूपांग की सेना को छोड़कर चुपचाप चला गया और वह अब दूसरी सेना में शामिल होना चाहता था। हान शिन के चले जाने की खबर पाकर श्याओ हे को बड़ी चिंता हुई। वह ल्यूपांग से अनुमति मांगे बगैर घोड़े पर सवार हान शिन को वापस बुलाने दौड़ पड़ा। ल्यूपांग समझता था कि वे दोनों एक साथ फरार हो गए हैं, लेकिन 2 दिन के बाद श्याओ हे और हान शिन दोनों वापस लौट आए। इस पर ल्यूपांग को खुशी के साथ ही आश्चर्य भी हुआ और कारण पूछा। श्याओ हे ने कहा, मैं आपके लिए हान शिन को वापस लाने के लिए चला गया था। ल्यूपांग को यह समझ में नहीं आया कि इससे पहले भी कई जनरल भागे थे। श्याओ हे ने किसी का पीछा करते हुए वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। अब क्यों महज हान शिन को वापस लाने दौड़ा? श्याओ हे ने ल्यूपांग को समझाया, पहले जो भागे थे वे सब के सब साधारण लोग थे, वे आसानी से पाए जा सकते हैं। हान शिन का अलग मसला है, वह असाधारण प्रतिभा है। यदि महान राजा आप पूरे देश की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो हान शिन को छोड़कर किसी दूसरे से यह काम नहीं बन सकेगा। इस पर ल्यूपांग ने श्याओ हे से कहा, अगर ऐसा हो तो हान शिन को तुम्हारे अधीनस्थ जनरल का पद दिया जाए। श्याओ हे ने कहा, हान शिन किसी साधारण जनरल पद का इच्छुक नहीं है, वह फिर चला जाएगा। तभी ल्यूपांग ने श्याओ हे की सलाह स्वीकार कर हान शिन को समूची सेना का सेनापति नियुक्त किया। इस तरह हान शिन एक निम्न श्रेणी के सैनिक अफसर से ऊपर आकर सेना नायक बन गया। ल्यूपांग को मदद देते हुए पूरे देश पर
फतेह अभियान चलाने तथा हान राजवंश की स्थापना करने में हानशिन ने असाधारण योगदान दिया। वह हर युद्ध में अजय रहा। उसकी युद्ध कला और रणनीति चीन के इतिहास में आदर्श मिसाल मानी जाती है और उसकी अनेक रुचिकर कहानियां अब भी चीनी लोगों की जुबान पर हैं। तो दोस्तों, अभी आपने प्राचीन काल में चीनी सेनापति हानशिन के अपमान की कहानी सुनी, जिसका शीर्षक था जांघों के बीच का अपमान, जो चीनी भाषा में ख्वाशिया रू कहलाता है। इसमें ख्वाशिया का मतलब है टांगों के बीच, जबकि च का अर्थ है का और रू का मतलब है अपमान। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम में हम एक बार फिर सुनेंगे बुद्धिमानी से जुड़ी एक और कहानी, जिसका नाम है खाली शहर की चाय, और इसे चीनी भाषा में खोंग छंग ची कहा जाता है। इसमें खोंग का अर्थ है खाली, छंग का अर्थ है शहर या नगर, और ची का अर्थ है प्लान करना या योजना बनाना। यह मशहूर चीनी ऐतिहासिक व्यक्ति चू केलियांग की बुद्धि से जुड़ी एक कहानी है। चीन में चू केलियांग का नाम सभी जानते हैं। वह असाधारण बुद्धिमान और कार्यकुशल शख्स था। उसके बारे में कई रोचक कहानियां प्रचलित हैं। खाली शहर की चाल उनमें से एक है। ईसवी तीसरी शताब्दी में यानी 220 से 280 ईस्वी पूर्व तक के समय में चीन में मुख्यतः 3 राज्य शासन करते थे। वे थे वेई राज्य, शू राज्य और वू राज्य। चीन के इतिहास में यह काल त्रिराज्य काल कहलाता है। उत्तरी चीन पर वेई राज्य, दक्षिण पश्चिमी चीन पर शू राज्य और दक्षिण चीन पर वू राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। इन तीनों राज्यों में वेई राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था। शू राज्य के सैन्य सलाहकार चू केलियांग युद्ध कला में पारंगत और अजय माने जाते थे। एक बार वेई राज्य को यह सूचना मिली कि शू राज्य के सामरिक स्थल पश्चिमी नगर में तैनात सैन्य बल बेहद कम है। वहां केवल 10,000 सिपाही पहरा दे रहे थे। वेई राज्य के सेनापति समाई ने 1 लाख से अधिक सैनिकों वाली सेना लेकर शू राज्य के पश्चिमी शहर पर हमला बोल दिया। वेई राज्य की विशाल सेना के पश्चिमी शहर की ओर आने की खबर पाकर वहां के सभी लोगों को बड़ी चिंता हो उठी। 1 लाख सैनिकों की सेना को रोकने में 10,000 लोगों की शक्ति कुछ भी नहीं थी। शू राज्य के दूसरे स्थानों से कुमक सेना बुलाने के लिए अब समय भी नहीं बचा था। स्थिति बड़े खतरे में पड़ गई। इस नाजुक घड़ी में सभी लोगों ने शहर बचाने की आशा शू सेना के नायक चू केलियांग पर बांध दी। चू केलियांग भी मुश्किल में पड़ गया। इस प्रकार की असाधारण गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए एक उचित उपाय सोचना था। काफी सोच विचार कर चू केलियांग को एक साहसिक चाल सूझी। उसने शहर के तमाम आम निवासियों और सिपाहियों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थान छिप जाने का आदेश दिया। शहर का दरवाजा पूरा खुलवाया और इस तरह दुश्मन की सेना के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गए। कुछ समय बाद वेई राज्य की सेना समाई के नेतृत्व में पश्चिमी शहर के पास आ पहुंची और उसने शहर को घेरने का हुक्म जारी किया। लेकिन वह इस बात से हैरान हो गया कि पश्चिमी शहर निर्जन सा है। शहर का दरवाजा खुला हुआ है। शहर की दीवार पर पहरे के लिए एक भी सैनिक नहीं है और केवल एक बूढ़ा दरवाजे के पास जमीन पर झाड़ू लगा रहा है। जबकि युद्ध की आम स्थिति में इस समय पश्चिमी शहर पर प्रतिरक्षा की कड़ी मुस्तैदी होनी चाहिए थी। समाई के लिए और बड़ी हैरानी की बात यह थी कि शहर की दीवार पर निर्मित दुर्ग के सामने चू केलियांग आराम से बैठा दिखाई दे रहा था। चू केलियांग समाई का पुराना और प्रबल प्रतिद्वंदी था। दोनों के बीच कई बार युद्ध हुए थे। समाई ने ऊपर शहर की ऊंची दीवार की ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि चू केलियांग बड़े इत्मीनान के साथ खड़ा होकर अपने वस्त्रों को थोड़ा ठीक ठाक कर फिर बैठ गया और सामने रखे वाद्य यंत्र पर उंगली फेरने लगा। मधुर संगीत की ध्वनि उसकी उंगलियों से निकल रही थी। शहर की दरवाजे के नीचे खड़े वेई राज्य के सभी सैनिक आश्चर्य में मौन रह गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी विशाल शक्तिशाली दुश्मन की सेना के सामने
चू कलियांग इस तरह निश्चिंत वाद्य यंत्र बजाने में मगन होगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। खुले दरवाजे और वाद्य यंत्र बजा रहे चू कलियांग को देखकर अक्लमंद और चालाकी के लिए मशहूर सुमाई को कुछ भी नहीं सूझा। वह अच्छी तरह जानता था कि चू कलियांग असाधारण रूप से बुद्धिमान और चतुर है और युद्ध में बड़ी सावधानी से काम लेता है। अब उसे शहर का दरवाजा पूरा खोलकर वेई राज्य के 1,00,000 सैनिकों की अगवानी करने का साहस हुआ तो निसंदेह शहर में उसकी तगड़ी सेना छुपी हुई है। इस वक्त चू कलियांग की ओर वाद्य यंत्र की ध्वनि मंद गति से वेग चाल में बदल गई, मानो अपनी सेना को दुश्मन पर धावा बोलने का हुक्म जारी कर रहा हो। सुमाई ने स्थिति को भांपते हुए महसूस किया कि चू कलियांग ने उसे फंसाने के लिए कोई चाल चली है। उसने तुरंत अपनी सेना को वहां से हट जाने का आदेश दिया। इस तरह वेई राज्य की 1,00,000 सैनिकों वाली सेना घबराते हुए वहां से हट गई। चू कलियांग की बुद्धिमता के बल पर पश्चिमी शहर को खतरे से बचाया गया और चू कलियांग की यह कहानी खाली शहर की चाल के नाम से मशहूर हो गई। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी बुद्धिमता से जुड़ी यह कहानी जिसका शीर्षक था खाली शहर की चाल। इसे चीनी भाषा में खूंग छंग ची कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि विदा लेकर थांग महाभिक्षु और बाकी लोगों को उस दिन पद्म प्रभा विहार के खंडरों में भारी मुश्किल का सामना करते हुए रात गुजारनी पड़ी। जिस दिन सांचांग और उसके शिष्य गृह स्वामी खाओ के घर से विदा लेते हैं, उसी रात उनके घर में लूट खसोट करने के लिए डाकू आ जाते हैं। हाथ में खंजर और मशाले उठाकर लुटेरे घर के सभी संदूक खोलते हैं और जी भर कर सोना, चांदी, आभूषण, केश विन्यास उपकरण, कपड़े लत्ते, बर्तन भांडे और घर की बाकी चीजें लूट लेते हैं। इसका विरोध करने पर वे गृह स्वामी खाओ को भी मार देते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जब रात का लगभग चौथा पहर आ गया तो श्रीमती खाओ ने, जो थांग महाभिक्षु और उसके शिष्यों से इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्होंने ज्यादा दिन उनके घर टिकने से मना कर दिया था और क्योंकि उन्हें बड़ी धूमधाम से विदा करने के कारण ही यह बड़ी विपत्ति पड़ी थी, उन चारों भिक्षुओं को तबाह करने की ठान ली। खाओ लियांग को सहारा देकर उठाते हुए उसने कहा, बेटा रो मत, तुम्हारे पिता लगभग रोजाना ही भिक्षुओं को भोजन कराते रहे। यह कौन सोच सकता था कि आज वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ऐसे भिक्षुओं को भोजन कराएंगे जो उन्हें की जान ले लेंगे। दोनों भाइयों ने पूछा, माँ, उन भिक्षुओं ने हमारे पिता की हत्या कैसे की? श्रीमती खाओ ने जवाब दिया, वे डाकू इतने दंड और खूंखार थे कि जब वे अंदर घुसे तो मैं पलंग के नीचे छुप गई। हालांकि मैं थर थर कांप रही थी, फिर भी मैंने मशाल की रोशनी में उनके चेहरे देख लिए और उन्हें पहचान भी लिया। जानते हो वे कौन थे? थांग महाभिक्षु मशाल जला रहा था, शूकर के हाथ में खंजर था, भिक्षु रेतात्मा सोना चांदी लूट रहा था और वानर ने तुम्हारे पिता को मार डाला। दोनों बेटों को माँ की बात पर यकीन हो गया। उन्होंने कहा, माँ, अगर तुमने यह सब साफ साफ देखा है तो तुम्हारी बात सच होगी। वे लोग 2 हफ्ते हमारे घर रहे, इसलिए सभी दरवाजों, दीवारों, खिड़की और गलियारों की उन्हें पूरी जानकारी थी।
हमारी संपत्ति को देखकर वे जरूर लालच में पड़ गए होंगे और वर्षा और अंधेरे का फायदा उठाकर वापस लौट आए होंगे। कितने दुष्ट हैं वो लोग। उन्होंने हमारी दौलत लूट ली है और हमारे पिता की हत्या कर दी है। रोशनी होने पर हम स्थानीय सरकार के पास जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी के लिए शिकायत पत्र पेश करेंगे। खाओ तुमने पूछा, शिकायत पत्र में हमें क्या लिखना होगा? खाओ लियांग ने जवाब दिया, उसमें हम वही लिखेंगे जो हमारी माँ ने बताया है। फिर उसने लिखा, थांग महाभिक्षु ने मशाल जलाई, शूकर ने हत्या के लिए उकसावा दिया। भिक्षु रितात्मा ने सोना चांदी लूट लिया और नवदीक्षित सुन ने हमारे पिता की हत्या की। पूरे घर में सुबह तक कोहराम मचा रहा। संबंधियों को सूचित किया गया और कफन जुटाने का इंतजाम कर दिया गया। खाओ लियांग और उसके भाई ने स्थानीय सरकार के कार्यालय में जाकर शिकायत पत्र पेश किया। जब वह महाकक्ष में आसन ग्रहण कर चुका और यह घोषणा कर चुका कि सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी, तो उसने आदेश दिया कि शिकायतें आमंत्रित करने वाला सूचना पट बाहर रख दिया जाए। तब सूचना पट को हाथ में उठाते हुए खाओ लियांग और उसके भाई ने प्रवेश किया और घुटनों के बल बैठकर बुलंद आवाज में कहा, माननीय महोदय, हम कुछ डाकुओं पर लूटपाट और हत्या के आरोप लगाने आए हैं। जनपद प्रशासक ने उनकी शिकायत मंजूर कर ली और उसे पढ़कर पूछा, मुझे कल पता चला था कि तुम्हारे परिवार ने भिक्षुओं को भोजन कराने की अपनी प्रतिज्ञा पूरब से आए थांग राजवंश के 4 प्रतिष्ठित अरहतों को भोजन करवाकर पूरी कर ली है। आप लोगों ने ढोल नगाड़ों और संगीत के साथ उन्हें बड़ी धूमधाम से विदा किया। फिर ऐसी घटना कैसे हो गई? खाओ लियांग ने नतमस्तक होकर कहा, माननीय महोदय, हमारे पिता खाओ हुंग पिछले 24 सालों से भिक्षुओं को भोजन कराते रहे हैं। दूर देश से आने वाले इन 4 भिक्षुओं को भोजन कराने के बाद 10,000 भिक्षुओं को भोजन कराने की उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने के उपलक्ष्य में एक अनुष्ठान का आयोजन किया और उन 4 भिक्षुओं को 2 सप्ताह तक अपने घर रखा। फलस्वरूप उन्हें हमारे घर के सभी गलियारों, दरवाजों और खिड़कियों की जानकारी हो गई। कल दिन में हमने उन्हें विदा किया, लेकिन रात को वे लौट आए। अंधेरी और तूफानी रात में वे मशालों और हथियारों के साथ हमारे घर में घुस आए। उन्होंने हमारे घर से सोना चांदी, आभूषण, कपड़ा लत्ता और केश विन्यास उपकरण लूट लिए। उन लोगों ने हमारे पिता को इतना मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। यह सुनने के बाद जनपद प्रशासक ने अपने पैदल सैनिकों, घुड़सवारों और अनिवार्य भर्ती वाले हट्टे कट्टे रंगरूटों को, जिनकी कुल संख्या करीब 150 थी, गोल बंद कर दिया। वे लोग तेज धार वाले हथियार उठाकर पश्चिमी फाटक से बाहर निकल गए और थांग महाभिक्षु और उसकी 3 शिष्यों का पीछा करने लगे। गुरुदेव और उसके शिष्य पद्म प्रभा विहार के खंडरों में रात बिताने के बाद सुबह होते ही वहां से बाहर निकलकर तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ गए। डाकू जो खाओ परिवार को लूटने के बाद नगर से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग पर पश्चिम की ओर पूरी रात चलते रहे, सुबह होने से पहले ही पद्म प्रभा विहार से आगे निकल गए और 6-7 कोस दूर एक घाटी में जा छिपे थे। वहां वे लोग अपनी लूटी हुई सोना चांदी को आपस में बांट ही रहे थे कि उन्हें थांग महाभिक्षु और उनके शिष्य पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते पर आते दिखाई दिए। कुछ डाकुओं ने, जिनका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था, थांग महाभिक्षु की ओर इशारा करके कहा, जरा देखो तो, क्या ये वही लोग हैं? वही भिक्षु नहीं है जिन्हें कल खाओ परिवार ने विदा किया था? कुछ बाकी डाकुओं ने हंसते हुए कहा, ये अच्छी मुर्गियां हैं जो हमारे हाथ लगी हैं। चलो इन्हें लूट लेते हैं। इन पर भी अपना हाथ आजमा कर देख ले। ये भिक्षु खाओ परिवार के पास काफी दिन रह गए हैं। इनके पास काफी धन दौलत होगी। चलो इन्हें रोककर इनका राह खर्च और सफेद घोड़ा छीनकर आपस में बांट लेते हैं। क्या कहते हो? बहुत अच्छा रहेगा।
तब डाकू अपने हथियार घुमाते हुए और जोर से चीखते चिल्लाते हुए सड़क पर जा पहुंचे और कतार बांधकर खड़े हो गए। वे जोर से चिल्लाए, खबरदार, जो अपनी जगह से जरा भी हिले, कुछ मार्ग शुल्क चुकाए बिना तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। अगर तुम्हारे मुंह से आधा नहीं भी निकला तो बड़ी बेरहमी से तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर दी जाएगी। थांग महाभिक्षु अपने घोड़े पर बैठे बैठे थर थर कांपने लगा। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? भिक्षु रेतात्मा और शूकर ने भी डर कर वानर से पूछा, अब हम क्या करें? रात भर तो हमने वर्षा में तकलीफ उठाई और सुबह यात्रा शुरू करते ही डाकुओं के चंगुल में फंस गए हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, मुसीबत अकेली नहीं आती। वानर ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, डरो मत और भाइयों, तुम भी चिंता मत करो, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। वाह रे वानर राज! उसने बाघ की खाल का साया कस लिया और किमखाब और सूत के वस्त्रों को ठीक ठाक करने के बाद डाकुओं के सामने जा पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप महानुभाव यहाँ क्या कर रहे हैं? डाकुओं ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ पाजी, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी रही है? हमसे सवाल पूछने के भला तुमने हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम शहंशाह लोग कौन हैं? अपना मार्ग शुल्क फौरन चुका दो, सिर्फ तभी हम तुम्हें आगे जाने देंगे। यह सुनने के बाद वानर ने मुंह बिचकाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, तो आप लोग डाकू हैं जो राहगीरों को लूटते हैं। डाकू लाल पीला होकर जोर से चिल्लाने लगा, मार डालो इसे, मार दो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को सावधान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता दोस्तों को रैतश्वत का भी नमस्कार। पिछले बात में हमने विश्वविद्यालय में कक्षा में पूछे जाने वाले कुछ उपयोगी चीनी वाक्य सीखे थे। अब आज के मुख्य वाक्य। 怎么办借书证？ पुस्तकालय कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? 这些书可以外借吗？ क्या ये पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं? 这儿有外文书刊、报纸吗？ क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं? 点击这儿。 यहाँ क्लिक कीजिए। शाओतांग जी, आपको पता है कि उस दिन हम पुस्तक की दुकान पर गए थे, लेकिन आज मैं पुस्तकें उधार लेने के लिए पुस्तकालय जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है। हम सारी पुस्तकें खरीद तो नहीं सकते, इसलिए पुस्तकालय में जाकर पढ़ने के लिए पुस्तकें उधार लेना अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पुस्तकालय को चीनी भाषा में क्या कहा जाता है। पुस्तकालय को चीनी भाषा में कहा जाता है 图书馆।图书馆। और पुस्तकालय कार्ड को चीनी में कैसे कहा जाता है? पुस्तकालय कार्ड के बिना तो पुस्तकें उधार नहीं ले सकते। सही बात है। पुस्तकालय कार्ड को चीनी भाषा में कहा जाता है 借书证। 借书证。 借书का मतलब है पुस्तक उधार लेना। 借书 证का मूल मतलब है प्रमाण। यह मतलब कार्ड से है। 证 借书证। 借书证। लेकिन मेरे पास पुस्तकालय कार्ड नहीं है, तो इसके लिए मैं कैसे आवेदन करूंगा? आप कह सकते हैं 怎么办借书证। 怎么办借书证。 怎么का मतलब है कैसे। 怎么 办का मतलब है आवेदन करना। 办 借书证 पुस्तकालय कार्ड
借书证怎么办借书证 समापन借书证 पुस्तकालय कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? आए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत 怎么办借书证？你需要准备一张1寸的照片以及10块钱的工本费。 अच्छा, अब मेरे पास पुस्तकालय कार्ड है, तो आप ये बताइए कि ये कैसे पूछें कि क्या ये पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं? आप पूछ सकते हैं 这些书可以外借吗这些书可以外借吗？这些书 ये पुस्तकें 这些书可以 का अर्थ है सकना 可以 外借 का अर्थ है उधार लेना 外借。这些书可以外借吗这些书可以外借吗？ क्या ये पुस्तकें उधार ली जा सकती हैं? आए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत 这些书可以外借吗？不可以，这是图书馆的规定。 शाओथांग जी, और अगर हमें ये पूछना हो कि क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं, तो क्या हम चीनी में ऐसे कहेंगे 这有外文书刊报纸吗? क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं? बिल्कुल ठीक हमें यह पुस्तकालय के किसी कर्मचारी से पूछना चाहिए 这儿有外文书刊报纸吗这儿有外文书刊报纸吗? 这儿 का मतलब है यहाँ यानी कि इस पुस्तकालय में 这儿有 का मतलब है होना 有 外文 का अर्थ है विदेशी भाषा 外文 书刊 का मतलब है पुस्तकें व पत्रिकाएं 书刊 报纸 का मतलब है अखबार 报纸这儿有外文书刊报纸吗这儿有外文书刊报纸吗? क्या यहाँ विदेशी भाषा की पुस्तकें, पत्रिकाएं व अखबार हैं? आए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत 这儿有外文书刊报纸吗？当然有了，就在2楼阅览室。 शाओथांग जी, अब हम कीबोर्ड के पास बैठे हैं, पर मुझे पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक सूची कैसे ढूंढी जाए. आप यहाँ क्लिक कीजिए 点击这儿 शाओथांग जी, क्या आप फिर एक बार बोल सकती हैं? अवश्य 点击这儿 यहाँ क्लिक कीजिए 点击这儿点击 का मतलब है क्लिक और 这儿 का मतलब है यहाँ 点击这儿 यहाँ क्लिक कीजिए. तो आए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत 怎么进入目录查询？点击这儿， अब हम आज की सारी बातचीत सुने बातचीत 1怎么办借书证？你需要准备一张1寸的照片以及10块钱的工本费。 बातचीत 2这些书可以外借吗？不可以，这是图书馆的规定。 बातचीत 3这儿有外文书刊报纸吗？当然有了，就在2楼阅览室。 बातचीत 4怎么进入目录查询？点击这儿。 ये थी आज की सारी बातचीत. अब शाओथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे. नमस्कार. नमस्कार CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है. हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है. कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है. सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज. अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है. इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com.